इस लेक्चर में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आर्टिकल 2.3 प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, इसका जो सेकंड टाइप है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, उसको कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वेक्टर प्रोडक्ट को सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें एज अ रिजल्ट जो एक नई क्वांटिटी मिलती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट है। यानी व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो वेक्टर कंसीडर करता हूँ। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो हम इनकी टेल को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स की टेल को हमने आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इनका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वेक्टर प्रोडक्ट की, उसको बताते हैं कि ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अब वेक्टर प्रोडक्ट को सम टाइम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव साइन है बिटवीन टू वेक्टर्स वो क्या है, यहाँ पे उसको एक क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको इस ग्राफिकल फॉर्म से किस तरह से रिलेट करेंगे। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेफ्ट साइड पे ए क्रॉस बी और राइट साइड पे क्या है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब ये जो थीटा है ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो है ए और बी के दरमियान। और आपको पता है कि एक वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। इसमें ये वाला जो पार्ट है ए बी साइन थीटा, ये तो शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो कि ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये एन यूनिट वेक्टर। अब ये इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। जब हम ए और बी दो वेक्टर्स को मिलाते हैं तो ये एक प्लेन फॉर्म करते हैं। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है, हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर इन शॉर्टर एंगल। तो जो इरेक्ट थंब की डायरेक्शन होती है वो हमें क्या देती है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देती है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा होती है। अब इस डायग्राम में देखें कि ए क्रॉस हमने बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए पे प्लेस करेंगे, फिर इनको रोटेट करेंगे इन शॉर्टर एंगल टुवर्ड्स बी। जो इरेक्ट थंब होगा यानी अपवर्ड जो थंब है इस केस में वो आपको ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन दे रहा है। तो इसको मैं स्टेट भी कर देता हूँ आपके लिए राइट हैंड रूल को। द राइट हैंड इज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट वेक्टर एंड फिंगर्स आर कर्ल टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर बाय कीपिंग द थंब इरेक्ट। द इरेक्टेड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी, या आप कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमें इस रूल से पता चलेगी। अब ये तो था ए क्रॉस बी, अगर हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना हो तो क्या करेंगे। अब इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो गई, यानी बी ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा ये सेम मैग्नीट्यूड है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, वो इसकी डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखते हैं कि जो डायरेक्शन है वो किस तरह से डिफर करेगी। हमारा फर्स्ट वेक्टर इस केस में है बी और सेकंड वेक्टर है ए, तो हमने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल करना है फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए इन शॉर्टर एंगल, और हमारा जो थंब होगा इस केस में वो डाउनवर्ड है। तो इस केस के अंदर जो इसकी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी वेक्टर की वो किस तरफ होगी, डाउनवर्ड। जबकि लास्ट केस में आपने देखा कि जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, अपवर्ड थी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, यानी ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। तो अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को फिर हम किस तरह से रिलेट करेंगे। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन बन रही है वो इस तरह से आउटवर्ड नॉर्मल है, और जो बी क्रॉस ए है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो डाउनवर्ड है। अब इन दोनों वेक्टर्स को देखें, इस वेक्टर को जो कि अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यानी ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमने सीखा था कि अगर दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो तो वो इक्वल होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या आता है, एक माइनस साइन आता है। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इनको रिलेट करेंगे तो साथ में एक क्या लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे। तो यहाँ से हमने सीखा कि ए क्रॉस बी
किसके इक्वल है, माइनस बी क्रॉस ए के। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स हैं आपके पास जो कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम वही बेसिक जो इसकी डेफिनेशन वाला रिलेशन है उसको यूज करेंगे, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। इस केस में जो थीटा है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू 90 होगी और साइन 90 पे क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, साइन 90 और साइन 90 की जगह 1, और फिर हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर where AB gives the magnitude और n यूनिट वेक्टर इस वेक्टर इस रिजल्टेंट वेक्टर की क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। अब इसमें देखें कि साइन थीटा साइन 90 पे जो इसकी वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, तो इस तरह से ये जो हमारे पास रिलेशन है ए बी साइन 90 n यूनिट वेक्टर, इसकी जो वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें साइन या कोसाइन इन्वॉल्व हो तो उस रिलेशन की वैल्यू जो है उस इक्वेशन हमें मैक्सिमम वैल्यू देती है अगर साइन या कोसाइन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो। तो इस केस में साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की, कि अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हों और वो यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, जैसे हमने बात की थी कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो आई, और जो जे वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो जे, और जो जी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो के, और ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ये आपस में। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, तो इसी रिलेशन को यूज करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। सबसे पहला केस देखते हैं आई क्रॉस जे का। तो आई क्रॉस जे अगर हमने एवेलुएट करना है आई क्रॉस जे, तो इस रिलेशन में देखें कि फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई की मैग्नीट्यूड जो कि 1 होगी, आई की मैग्नीट्यूड, और साथ में किसकी मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड, और फिर एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और एंगल इस केस में कितना होगा इनके दरमियान 90, और फिर क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आई यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1, जे यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1, साइन 90 भी क्या वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो इसमें एन यूनिट वेक्टर। अब ये वाला जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को जरा फाइंड आउट करते हैं, इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। इसको समझने के लिए इस डायग्राम को जरा देखें कि ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर है। तो अभी हमने बात की थी कि वेक्टर प्रोडक्ट में जो ये जो यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को बता रहा होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन को दो वेक्टर जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं। तो कौन सा ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों यूनिट वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी वो आई के भी परपेंडिकुलर है और जे की भी परपेंडिकुलर है, तो वो यूनिट वेक्टर है हमारे पास के, यानी के यूनिट वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो कि प्लेन फॉर्म कर रहे हैं आई और जे यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एन यूनिट वेक्टर है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिमिलरली आप इसी फार्मूला को यूज करते हुए बाकी जो प्रोडक्ट है यानी जे क्रॉस के वो आप देखेंगे कि आई के इक्वल होता है। क्यों आई के इक्वल होता है, क्योंकि जे क्रॉस के यानी जे और जो के यूनिट वेक्टर हैं वो जिस प्लेन को फॉर्म कर रहे हैं उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो आई है, तो वो किसके इक्वल होगा, फिर आई के। सिमिलरली के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होगा। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, हम इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं जिसमें हमने आई जे के लिखा और ये कुछ इस तरह से एरो बनाए। अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा, यानी आई क्रॉस जे वो किसके इक्वल होगा, थर्ड के। और जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जो इसका बचेगा लास्ट आई के। सिमिलरली और के क्रॉस आई फिर किसके इक्वल होगा, जो लास्ट बचेगा यहाँ पे जे के। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो अभी हमने देखा भी था कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। तो वहाँ पे वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन वहाँ पे एक साथ नेगेटिव साइन आएगा, यानी आई क्रॉस जे अगर के इक्वल है तो जे क्रॉस आई जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस के। सिमिलरली के क्रॉस जे माइनस आई और आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे के इक्वल होगा।
तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने इस तरह से लर्न कर लेना है, इसको याद रखना है। अभी एक और कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे जिसमें इसका यूज होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल। मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो इनके दरमियान जो एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो इस रिलेशन में हम ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों जो कि पैरेलल हों आपस में, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, 0, यानी वो एक क्या होता है, नल वेक्टर। ये तो थे दो पैरेलल वेक्टर। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर हों, यानी अगर दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो कितना हो, 180 हो, तो साइन 180 पे भी क्या होता है, 0। इसी रिलेशन में थीटा की जगह 180 पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। रिजल्ट हमारे पास ये आया कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एक नल वेक्टर, यानी वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होती है और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की जो कि आपस में क्या हों, पैरेलल हों, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। यानी ये आई यूनिट वेक्टर है, इसके जो पैरेलल डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो भी क्या होगा, आई होगा। अब दोनों का क्या लेते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे, आई क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर आई की मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, और यूनिट वेक्टर दोबारा से आई की मैग्नीट्यूड जो कि अगेन 1 है। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इस केस में जो दो यूनिट वेक्टर हैं ये पैरेलल हैं चूंकि, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 0, और साथ में क्या आ जाएगा, इसका एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब साइन 0 पे इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। तो ये सारे रिलेशन की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो भी हमारे पास क्या आता है, एक नल वेक्टर। सिमिलरली जो जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, चूंकि ये पैरेलल हैं तो इनका भी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, यानी हम दो वेक्टर्स का वेक्टर क्रॉस, एक ही वेक्टर का उसके साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अब हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो उसी के साथ हमने इस वेक्टर का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो यानी बी की जगह भी क्या आ जाएगा, हमारे पास वेक्टर ए आ जाएगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आता है। कैसे 0 के इक्वल आता है, यहाँ पे देखें, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि है, सेकंड वेक्टर भी है, इसकी भी मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो एक ही वेक्टर है, तो एंगल कितना होगा, 0, और साइन 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारे पास जो दो, हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है, नल वेक्टर। तो हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, यानी किसी भी वेक्टर का अपने उसी वेक्टर के साथ जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो एक नल वेक्टर आता है। अब बात कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी दो वेक्टर्स होंगे, हमने ये 3D के अंदर उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी, और राइट साइड पे हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, दरमियान में हमने क्रॉस लगाया क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है हम इसको जो सेकंड वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स हैं इनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया गया था कि मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है उसको जो यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव साइन है वो क्या है, क्रॉस है। तो करते हैं, जब हम इसकी फर्स्ट कंपोनेंट को इसके फर्स्ट कंपोनेंट फिर सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी। इसमें देखें, हम मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ और जो इसका डायरेक्शनल पार्ट यानी यूनिट वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सेकंड टर्म में इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको सेकंड कंपोनेंट के साथ, और थर्ड टर्म के अंदर इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट वाली लाइन आई। सिमिलरली जब इसका सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट को इसके हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड और थर्ड लाइन आ जाएगी। अभी हमने आई क्रॉस आई यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल वो सीखा, और आई क्रॉस जे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हम वो सीखा। उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास इस फोटो में आपको नजर आ रही है।
यानी आई क्रॉस आई किसके इक्वल होगा 0 के, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है के। इस तरह से ये बाकी सारी वैल्यूज़ हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं आई क्रॉस आई, उसकी जगह आप इनकी वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आई क्रॉस आई की जगह क्या आ जाएगा 0, जे क्रॉस जे की जगह क्या आ जाएगा 0, के क्रॉस के की जगह 0। तो आई क्रॉस जे की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास के। तो बाकी इस तरह से सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो ज़ीरो वाली टर्म्स हैं इनको नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आता है। ये देखें ये वाली जो टर्म है डायगोनल, इस केस में ये टर्म तो सारी क्या हो जाएंगी 0। अब ये जो आई यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स होंगी उनको मैं कॉमन ले लूँगा वहाँ से, आई यूनिट वेक्टर यानी इस टर्म में से आई यूनिट वेक्टर, और हमारे पास ये टर्म बन रही है इसमें से आई कॉमन लें तो पेरेंथीसिस के अंदर हमारे पास क्या बचेगा ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। सिमिलरली जो जे यूनिट वाली टर्म वेक्टर वाली टर्म है उनको इकट्ठा करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो अंदर पेरेंथीसिस के अंदर क्या बचेगा ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है के यूनिट वेक्टर वाली, इसको अब हम कंबाइन करते हैं, के यूनिट वेक्टर वाली ये सेकंड टर्म है। तो पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई, और सेकंड टर्म में माइनस ए वाई बी एक्स। तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस तरह से आ जाएगा, जो कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट लिया टू वेक्टर्स का इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी ये जो हमने रिजल्ट निकाला है वेक्टर्स प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसको हम याद रखने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि ए क्रॉस बी अगर हमने लेना है आसानी के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो हम आई जे के लिखेंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर। फिर क्या करेंगे, जो आई वाले कंपोनेंट होंगे दोनों यूनिट दोनों वेक्टर्स के, उसको आई के आई वाले कॉलम में लिखेंगे। जो जे यूनिट वेक्टर के साथ कंपोनेंट होंगे यानी वाई कंपोनेंट, उसको जे वाले कॉलम में लिखेंगे, और जो इसके z कंपोनेंट होंगे उसको k वाले कॉलम में लिखेंगे। तो अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। अगर हम i से एक्सपेंड करेंगे तो i वाला कॉलम और i वाली जो रो है उसको छोड़ देंगे, और जो बाकी बचेगा उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो ये जो 3/3 का डिटर्मिनेंट था ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 2/2 के डिटर्मिनेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमने आई से एक्सपेंड किया तो ये कॉलम छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये जो वैल्यूज बची थी ये हमने यहाँ पे लिख ली। सिमिलरली ये जो माइनस साइन है ये फार्मूले का आएगा, जे से एक्सपेंड करेंगे जे वाला कॉलम और ये जो जे वाली रो है उसको छोड़ देंगे, जो जे वैल्यूज बचेंगी यानी ए एक्स बी एक्स और ए जी बी जी इसको लिख लेंगे, प्लस के साथ जब एक्सपेंड करेंगे तो के वाला कॉलम छोड़ देंगे और के वाली रो छोड़ देंगे, और जो वैल्यूज बचेगी हम उसको राइट कर लेंगे। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट आई होप कि आपने स्कूल मैथमेटिक्स में सीखा है कि कैसे इसको जो है वो ओपन करेंगे। हम डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी जी, तो माइनस आएगा फार्मूले का माइनस ए जेड बी वाई, और साथ में ये क्या आ जाएगा आपके पास आई यूनिट वेक्टर माइनस ये जो यहाँ पे था, और सिमिलरली ये डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आएगा, प्लस के, और इसको भी ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब इस तरह से डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एक माइनस साइन आ जाएगा। अब इस रिलेशन में इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में बाकी तो सेम है, लेकिन सेंटर में देखें यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सेम करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, नेगेटिव को कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी जो सेकंड टर्म है, और जो फर्स्ट टर्म है वो फिर क्या बन जाएगी नेगेटिव बन जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप इन दो इक्वेशंस को देखें, ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं सेम है। इसका मतलब ये है कि सेम काम जो अभी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में किया था उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर भी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और ये वाला मेथड कन्वीनियंट है, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो इसी मेथड को यूज करेंगे। इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों और वो वाले जो दो वेक्टर्स हैं वो साइड्स को ज्वाइन कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है यानी उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है सेम होती है। यानी इस एक ए वाली साइड और ये वाली जो साइड है इनकी लेंथ सेम है, ये बी और ये लेंथ सेम है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स जो कि एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है
ये वाली चीज़ जो इसमें मैग्नीट्यूड आती है, ये इस पैरेललोग्राम के किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि अगर दो ऐसे वेक्टर्स जो कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हों, हम उनका वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करें, तो इस वेक्टर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया देगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल हैं। आपकी बुक में 2 एग्जांपल इसकी गिवन है। टार्क जो कि टर्निंग इफेक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट का है, किसका? पोजीशन वेक्टर आर का और फोर्स का। तो हमारे पास ये एक वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल जो है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये शायद आपने स्कूल फिजिक्स में इसको सीखा हो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है जो कि परपेंडिकुलर होती है वी और बी की डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल जो है वो एक सर्कल के अंदर मूव करता है। और यहाँ पे जो वी है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है और जो बी है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से जो हमारे पास फोर्स है ऑन मूविंग चार्ज, ये भी हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो बुक का नेक्स्ट आर्टिकल है उसको कवर